बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को इनइमिडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रोजेक्टाइल मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने एक मोशन को स्टडी किया था। उस मोशन का नाम था फ्री फॉल मोशन। हाँ, तो फ्री फॉल मोशन किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, वो मोशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो, दैट मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। अब अगर आप यहां पर देख ले तो लेट्स से यहां पर एक कार्टून है। जब वो इस बाल को फ्री करेगा तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं इस बाल पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ जमीन का फोर्स है, राइट? दिस मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। फ्री का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी वो हमेशा नीचे ही गिरता जाएगा। नो, क्या ये एक फ्री फॉल मोशन है? अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं एक ऑब्जेक्ट को हवा में इस तरह थ्रो कर दूं जिस तरह यहां पर आप स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है, क्या ये फ्री फॉल मोशन है? द आंसर इज यस, ये भी एक फ्री फॉल मोशन है। नो डाउट के बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मोशन कर रही है। तो हमने ये नहीं कहा था कि एक ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरेगा तो हम इसको फ्री फॉल कहेंगे। नो, फ्री फॉल उस मोशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो, चाहे बॉडी नीचे आ रही हो, या चाहे बॉडी आप किसी एंगल पर थ्रो कर रही हो। सो यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये भी फ्री फॉल मोशन है। नाउ व्हाट इफ अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 0 और 90 डिग्री के दरमियान किसी एंगल पर थ्रो कर दे। 0 पर थ्रो नहीं करना, 90 पर भी आपने थ्रो नहीं करना। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को 90 और 0 एंगल के दरमियान किसी भी एंगल पर थ्रो कर देते हैं तो यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फिर वो किस तरह का मोशन स्टार्ट करेगा। फिर वो 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेगा। क्या ये जो 2 डायमेंशनल मोशन आप स्टूडेंट्स ने देख लिया कि बाल ने यहां से उड़कर यहां तक पहुंच गया, क्या ये एक फ्री फॉल मोशन है? हाँ भाई, ये फ्री फॉल मोशन है। वाई का ना, तो ये भी फ्री फॉल मोशन था, ये भी फ्री फॉल मोशन है, एंड दिस वन इज आल्सो फ्री फॉल, ये भी फ्री फॉल मोशन है। तो फ्री फॉल मोशन में ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंक दे या ऊपर फेंक दे या किसी साइड पर फेंक दे। तो बस वो मोशन जिसमें हमेशा क्या हो, जिसमें हमेशा सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। अच्छा, फ्री फॉल मोशन में हमेशा याद रखें कि फ्री फॉल मोशन में हमेशा क्या होगा? व्हाट विल हैपन? नंबर 1, ऑलवेज जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा g के बराबर होगा। हमेशा वो g के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल मोशन में सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करता है और ग्राउंड लेवल पर जो g की वैल्यू होगी वो हमेशा हम 9.8 कंसिडर करेंगे या हम इसको 10 कंसिडर करेंगे। सो ये पॉइंट नोट कर दीजिए कि हमेशा हम जब भी फ्री फॉल मोशन को स्टडी करेंगे, चाहे वो 2 डायमेंशन हो या चाहे 1 डायमेंशन हो। अच्छा, फिर बाद में क्या किया गया कि बाद में ये जो 2 डायमेंशनल मोशन आपको नजर आ रही है, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट ऊपर भी चला गया, यानी अलोंग वाई एक्सिस भी उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया और अलोंग एक्स एक्सिस भी उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम डबल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है और अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रहा है। दैट इज द मेन रीजन कि दिस मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। तो फ्री फॉल के केस में इस 2 डायमेंशनल मोशन को एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई आपको ये कहे कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने सीधा फेंक दिया, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? एक ऑब्जेक्ट को मैंने सीधा फेंक दिया, तो हमेशा याद रखें कि प्रोजेक्टाइल सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन को कहते हैं। हाँ, अगर आपने जो फार्मूले डिराइव की है इस मोशन के लिए, क्या हम इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती है। जो फार्मूले आप प्रोजेक्टाइल के लिए डिराइव कर रही है, क्या हम इस मोशन के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं।
क्योंकि ये मोशन और ये मोशन ये सारे के सारे फ्री फॉल मोशन है। सिर्फ इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। तो अगर किसी प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में आपको ये कहा जा रहा है कि वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड, तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, सिर्फ जस्ट नेमिंग है। जो इक्वेशन अभी हम डिराइव करने वाले हैं वो याद रख के कि वो इस मोशन के लिए इक्वली वैलिड होंगे, इस मोशन के लिए और इस मोशन के लिए, कि तीनों मोशन बिल्कुल सेम है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर आप स्टूडेंट्स को याद होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैंने 12 फार्मूलाज लिखे थे, शॉर्टकट याद है ना, वो वाले फार्मूले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैंने लिखे थे, याद है सारे स्टूडेंट्स को? याद दिए तक ना ना तासु से गप द तखकारी ची लगा ज तासु याद दिए तक नहीं दिया, तासु से गप लगा हुई ये यहाँ। सो अब वो जो फार्मूले हमने डिराइव की थी, वो जो शॉर्टकट फार्मूले थे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के लिए थी। क्या वो फार्मूले, वो शॉर्टकट हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और वो फार्मूले हम यहां पर भी यूज करेंगे। हाँ, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, एक एमसीक्यूज वाला पोर्शन बनेगा और एक थ्योरेटिकल पार्ट बनेगा, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहां पर इन पॉइंट्स को नोट करना चाहूं तो ये पॉइंट्स इस तरह आ जाएंगे कि हम इक्वली अप्लाई कर सकती है वो जो फार्मूलेस हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट जरा देखते जाइए, क्या ये वाला जो मोशन जो जिसको मैं अभी शो करने वाला हूँ, क्या ये मोशन फ्री फॉल मोशन है या नहीं है? दिस वन यहाँ पर जरा चेक करें, क्या ये फ्री फॉल मोशन है? नो, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का फोर्स के साथ साथ इंजन का फोर्स भी लग रहा है। क्या ये फ्री फॉल मोशन है? नो, क्योंकि इसमें ग्रेविटी के फोर्स के साथ साथ इंजन का फोर्सेस, ये जो गैसेस एक्सपेल हो रही है इसके फोर्सेस भी लग रहा है। यहाँ पर क्या ये फ्री फॉल मोशन है? द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें ग्रेविटी के साथ साथ तो इंजन का फोर्स भी लग रहा है। सो ये फ्री फॉल मोशन नहीं है। ओके, सो जब भी फ्री फॉल मोशंस होंगी तो उसके लिए जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे वो इंशाल्लाह वैलिड रहेंगी। ओके, वो वैलिड रहेगी। वो पॉइंट्स क्या थे कि एक्सेलरेशन हमेशा g के बराबर होगा, दूसरा ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होगा, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि जो शॉर्टकट्स हमने लिखे हुए थे, दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू प्रोजेक्टाइल मोशन, वो इक्वली प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल। इसमें आप मल्टी एग्जांपल देख सकते हैं कि जब एक एरोप्लेन से बम को गिराया दिया जाता है तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, अगर हम रॉकेट को शूट कर दे, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? हाँ तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी गैसेस भी फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके, अगर कोई लॉन्ग जंप कर रहा है तो लॉन्ग जंप भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर एक बास्केटबॉल जो है वो आप यहाँ पर फेंक रही है तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह अगर कोई हाई जंप कर रहा है, ये लॉन्ग जंप है, ये हाई जंप है, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आप बैडमिंटन खेल रही है तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आप किसी कैनन से गोले को शूट कर रही है तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आप एक वाटर पाइप को इस तरह पकड़ ले और जो वाटर मोशन कर रहा है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके जी, अब अगर आप यहां पर स्टूडेंट्स गौर करें तो हर दफा जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखते हैं तो इसमें एक इस तरह का पाथ आप स्टूडेंट्स को नजर आता है। दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। एक ही होती है, देखिए यहां पर, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। तो अब सवाल ये बन रहा है कि पैराबोलिक पाथ किस तरह बन रहा है, व्हाई दे आर फॉर्म पैराबोलिक पाथ। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स कि ये बॉडी सीधी नहीं जा सकती, हमेशा पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करेगा। मिसाल मैं दे देता हूं, यहां पर मैंने 2 कैनन्स को शो की है। एक ऐसा कैनन है जो कि ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर g की वैल्यू क्या है, जहां पर g की वैल्यू जो है वो 0 है। अगर g की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है,
ग्रेविटी जीरो है, यानी ग्रेविटी अगर जीरो है और मैं एक कैनन से एक गोले को शूट करूं तो वो किस तरह का मोशन करेगा? तो वो याद रखिए वो बिल्कुल सीधा मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर लग ही नहीं रहा। नाउ व्हाट इफ अगर हम इस कैनन की तरफ देख ले जिसमें ग्रेविटी का फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब है ग्रेविटी का फोर्स जो है वो यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो इसके बाद अगर हम बाल को शूट करेंगे ना तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन इसीलिए करेगा क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए अब ये सीधा नहीं जा सकता क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो आप स्टूडेंट्स ने देख लिया कि दिस पैराबोलिक पाथ इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये कभी भी इस तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करता। तो पैराबोलिक पाथ किसकी वजह से है? इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हाँ, तो ये ग्रेविटी की वजह से है, अगर ग्रेविटी ना है तो फिर ये नहीं हो सकता। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट्स थे जिसको हमने डिराइव की थी, ये इक्वली एप्लीकेबल है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी। आप इन फार्मूले की मदद से डिफरेंट डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, आगे जाकर हम ये यूज भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, डियर स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अच्छा, एक और प्रोजेक्टाइल भी होता है, अब वो मैं इंशाल्लाह इन दोनों के बाद एक्सप्लेन करवा देता हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर पहुंचा देते हैं और हाइट पर पहुंचाने के बाद उसको एक इनिशियल वेलोसिटी पर थ्रो कर देते हैं। कैसे? यहां पर आप देख सकते हैं, देखें, हाइट पर पहुंचा दिया और हाइट पर पहुंचाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह थ्रो कर दिया इनिशियल वेलोसिटी देखकर। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को हम हाइट से थ्रो कर रही हैं। और एक होती है जिस तरह यहां पर भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं, ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसको भी हम स्टडी करेंगे क्योंकि ये पंजाब बुक में जो है वो इसको स्टडी किया गया है, तो इसलिए हम इसको भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। एक होती है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक का मतलब ये है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर रखा हुआ है और 90 और 0 एंगल के दरमियान इसको आप हवा में थ्रो कर रहे हैं। तो जब 90 और 0 एंगल के दरमियान आप हवा में इसको थ्रो करेंगे तो यहां पर भी ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, एक और होती है, लेट्स से यहां पर आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है इस तरह का, और एक इंक्लाइंड सरफेस पर एक बंदा खड़ा है और उसने बाल को इस तरह शूट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन वो चूंकि आउट ऑफ कोर्स है तो इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है इसलिए इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो हम बेसिकली ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, सबसे पहले गलीलियो ने इसके ऊपर काम किया था। हाँ, गलीलियो वाज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये गलीलियो के ओरिजिनल पेपर के स्क्रीनशॉट्स है जो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं। तो उसने सबसे पहले ये चीज डिस्कवर किया था। इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत ज्यादा है। जिस तरह जब भी ये मिलिट्री वगैरह किसी रॉकेट वगैरह को फायर करते हैं या इस तरह की जो तोप वगैरह है इसको जब फायर करते हैं तो उसमें यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इस टैंक का ये वाला पोर्शन अप एंड डाउन हो सकता है। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि टारगेट को शूट करने के लिए आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये गलीलियो साहब हैं जो आप स्टूडेंट्स को नजर आ रहे हैं, इसने काफी काम किया था। बेसिकली ये मिलिट्री के लिए काम कर रहा था कि किस तरह हम जो है वो अपने दुश्मन की जो जहाज वगैरह है उसको शूट कर सकते हैं, किस तरह हम टारगेट को हिट कर सकते हैं। एनी हाउ, तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कंक्लूजन ड्रा करना चाहे तो वो ये होगा कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। जिस रास्ते पर प्रोजेक्टाइल जा रहे हैं उसको ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। द शेप ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल ऑलवेज बी पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा वो ऑलवेज भी पैराबोलिक होगा। अच्छा, साइंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक्स। ओके, वो नॉलेज जिसमें आप मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं इसको बैलिस्टिक्स कहा जाता है।
ओके अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये तो हमने डिस्कस कर दिया। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इनइंडिकेट पॉइंट्स related to the introduction of projectile motion. Okay, number 1, क्या projectile एक 2D motion है? Number 2, path followed by the projectile is called trajectory. Trajectory of projectile always parabolic. Parabolic path is due to the gravity. Okay, acceleration at any point during projectile motion is constant. Projectile motion में हमेशा जो acceleration होगा वो constant होगा। कोई बता सकता है कि ये constant क्यों होगा? हाँ, क्योंकि इस ड्यूरिंग द मोशन ऑल द टाइम जो है इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है। सो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से इसकी एक्सेलरेशन ऑल द टाइम क्या होगी? ऑल द टाइम कांस्टेंट होगी। ओके जी, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो हम कुछ अजम्पशंस मानकर चलेंगे। ओके, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर आपने एज्यूम ना किया तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के जो कैलकुलेशंस है, जो डेरिवेशंस है, जो फार्मूलास है वो फिर डिफरेंट होंगे, राइट। सो पहला कंजम्पशन क्या है? हम होल प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मानकर चलेंगे कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो देखें ना, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? देखिए यहां पर एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये कि ना तो इस प्रोजेक्टाइल के बिहाइंड कोई हवा चल रही है, ना आगे से कोई हवा इसको रोक रहा है, राइट। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स ग्रेविटी का है, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब यहां से एक और पॉइंट भी हमें क्लियर हो रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटीज हैं। एक वर्टिकल वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, जो आप स्टूडेंट्स को नजर भी आ रहा है। दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो उस वेलोसिटी की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कम हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर फोर्स लग रहा है। किस तरह फोर्स लग रहा है? ऑल द टाइम ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो सकती है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पहले डिक्रीज होगी फिर उसके बाद इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। वेयर एज ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसको हम Vx से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑल द टाइम कांस्टेंट क्यों होगी? ऑलवेज कांस्टेंट क्यों होगी? बिकॉज इस डायरेक्शन में ना तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर पीछे से कोई फोर्स लग रहा है, ना तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर आगे से कोई फोर्स लग रहा है। फोर्स अगर लग रहा है तो वो नीचे की तरफ लग रहा है। अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो फिर ये नीचे वाली वेलोसिटी चेंज होगी, ये वाली, जिसको हम वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये मेक श्योर करें कि होल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी दे विल ऑलवेज बी रिमेन कांस्टेंट बिकॉज वी एज्यूम दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर। कोई हवा है ही नहीं। अगर हवा नहीं है तो पीछे से भी नहीं चल सकती, आगे से भी नहीं चल सकती। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? Okay, during the projectile motion we will ignore the spin of projectile motion. इस तरह यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को नजर आ रहे कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया हुआ है और वो प्रोजेक्टाइल स्पिन कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल स्पिन कर रहा है। स्पिनिंग मोशन सारे स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है। देखिए ये स्पिन कर रहा था, राइट। तो ये स्पिन कर रहा है, तो ऑल द टाइम वी विल इग्नोर द स्पिन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्योंकि जब एक प्रोजेक्टाइल स्पिन करेगा, जिस तरह यहां पर आपको ये बुलेट नजर आ रही है ना, जब एक प्रोजेक्टाइल स्पिन करना शुरू कर देता है सो इट्स बिकॉज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी को आप स्पिन कर रहे हैं तो वो चाहता है कि वो अपनी मोशन को मेंटेन रख सके। मतलब ये है कि इफ द प्रोजेक्टाइल स्टार्ट स्पिनिंग इट्स रेंज विल बी डिफरेंट। यानी अगर आप एक फार्मूला डिराइव कर रही है रेंज के लिए तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला रेंज डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट क्यों आएगा? क्योंकि प्रोजेक्टाइल स्पिन कर रहा है। जब स्पिन करेगा तो वो ज्यादा टाइम के लिए हवा में रहेगा, ज्यादा टाइम के लिए हवा में रहेगा तो फिर ज्यादा रेंज वो कवर करेगा ना। तो फार्मूला आपको कुछ और शो करेगा, रियलिटी कुछ और शो करेगा। इफ प्रोजेक्टाइल स्टार्ट स्पिनिंग, तो अगर प्रोजेक्टाइल ने स्पिनिंग स्टार्ट कर ले तो फिर उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज बनेंगे। So that is the main reason कि in this course we will ignore the spin of projectile motion, otherwise फार्मूला कुछ और का आएगा और रेंज कुछ और आएगा रियलिटी में। क्या सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? शाबाश।
थर्ड अजम्पशन है कि इग्नोर इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए, लेट से आपने एक प्रोजेक्टाइल को हवा में थ्रो कर दिया। जब आप हवा में थ्रो करेंगे तो अर्थ तो स्पिन कर रहा है ना अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। तो जब अर्थ स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, वो तो अपने टारगेट को मिस करेगा ना। कैसे? जिस तरह यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो कर दिया। चले, आपने हवा में थ्रो कर दिया, तो जिस लोकेशन को आप हिट करना चाहते हैं वो तो उसको हिट नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि अर्थ तो स्पिन कर रहा है ना। तो जिस जगह पर आपने शूट करना था, अब वो जगह वहां पर है ही नहीं, क्योंकि जमीन तो स्पिन कर रहा है। अब क्या किया जाए? नाउ वी हैव टू इंक्लूड द स्पिन, क्योंकि वो अभी तक हवा में है। तो जिस जगह को वो हिट करना चाहता है वो जगह तो स्पिन करके चली गई होगी, तो हम तो अपने टारगेट को हिट करने में नाकाम हो गए ना। दैट इज द मेन रीजन कि अगर आप प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, देन यू हैव टू इंक्लूड द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ। अगर आपने इंक्लूड नहीं किया तो फिर आपकी जो कैलकुलेशंस होगी वो तो डिफरेंट आएगी। इसीलिए इस मोशन में, लेकिन हम आसानी के लिए स्पिन को भी इग्नोर करेंगे। हम कंसिडर करेंगे कि अर्थ स्पिन नहीं कर रहा। हाँ भाई, हाँ, आइडियल कंडीशंस नहीं होते तो उसके लिए एफएससी के स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कैलकुलेशंस करते। उसके लिए फिर जिसने फिजिक्स में मास्टर पीएचडी किया होता है उसने फुली बैलिस्टिक मोशन को स्टडी किया होता है। मतलब अब आपसे ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि आप तो यानी उमामा आलम को, ऐसा तो नहीं है कि उमामा आलम को जो है जंग मैदान में लिया जाए और चले जी एफएससी के स्टूडेंट है and you have to shoot that aeroplane। तो ऐसा नहीं होता, इसकी अपनी नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक्स। तो पूरा बैलिस्टिक जब आप स्टडी करोगे तब जाकर आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि उसमें फुल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उसमें कैलकुलस इन्वॉल्व है। सही देखा ना? एफएससी लेवल पर हम ये सारी चीजें इग्नोर करेंगे। करेर आओ यस, वेरी नाइस, बिल्कुल। प्रोजेक्टाइल का पाथ जो वो हमेशा पैराबोलिक ही रहेगा। इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि अगर हवा चल रही है तो फिर डेफिनेटली उसका तो पाथ फिर चेंज हो जाएगा ना। मतलब आपने किसी बाल को थ्रू कर दिया और हवा चल रही है, उसने उसको उस तरफ ले गया, so that is something different case। सही देखा ना? तो मतलब उसका फिर पाथ चेंज हो सकता है। अगर तो हवा चल रही है, अगर सिर्फ ईयर रेजिस्टेंस मीन के मतलब हवा है लेकिन चल नहीं रही, तो फिर उस सिनेरियो में रेंज कम होगा और पाथ पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर हवा चल रही है तो फिर पाथ जो है वो पैराबोलिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा लाइट है, हल्का है, मतलब हवा इसको डिस्टर्ब कर सकती है। जिस तरह कागज का जहाज होता है, तो कागज के जहाज को हवा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो मतलब अगर वो मामूली हवा भी चल रही है तो फिर पैराबोलिक पाथ तो नहीं बन सकती। सही देखा ना? ओके, तो होल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इट्स बिकॉज के उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा। नाउ वी विल डिस्कस द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल के पास हमेशा दो वेलोसिटीज होती है। तो लेट्स से आपने बिल्कुल इनिशियली एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, मतलब जो है वो आपने जैसे ही इसको फेंक दिया तो उसके बाद दो वेलोसिटी होंगी। एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके फिर दो टाइप्स हैं। एक है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक है फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अब सबसे पहले हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे फॉर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो जब हम उसके लिए फार्मूला डिराइव कर देंगे तो वो किस तरह का आएगा, तो यहां से जरा देखती जाइए। जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को शूट करते हैं, प्रोजेक्टाइल को लेट से आपने यहां पर शूट कर दिया बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये जो एरो है ना ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है जो इनिशियली आपने इसको दे दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इसको इनिशियली थ्रू करोगे तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी,
एक ये वाला वेलोसिटी है जिसको हम वी वाई कहते हैं, और एक ये वाला वेलोसिटी है जिसको हम वी आई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी आई एक्स इज एक्चुअली द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वो किसके बराबर होगी? क्योंकि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सो यहां पर ये क्या है, वी आई एक्स किसके बराबर हो जाएगा? तो बेस हमेशा हम किससे फाइंड आउट कर लेते हैं? वेलोसिटी इनटू cos थीटा, वेलोसिटी इनटू cos थीटा। So this is the initial horizontal velocity. What about the initial vertical velocity? हाँ, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये बराबर हो जाएगी, यस, वी आई वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। अच्छा, ये तो हो गया इनिशियल वर्टिकल और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, अब यहां पर ये तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ था कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी cos थीटा, और यहां पर आ जाएगा वी आई वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। सही है। ये साइन थीटा तो डिफरेंट पेज पर आ गया। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब लेट्स से आपने एक प्रोजेक्टाइल को शूट कर दिया है, अब आप किसी भी पॉइंट पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेक करना चाहते हैं। इससे पहले हमने इस वाली पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब लेट से कुछ टाइम गुजर गया, प्रोजेक्टाइल यहां तक पहुंच गया, तो इस पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? तो ये वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल हो गए, ये इसकी ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर भी देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, while the horizontal are always remain constant। यहां पर जरा देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल को ग्रीन से शो किया गया है, चेक करें। तो यहां से आप स्टूडेंट चेक करें, देखिए रेड एंड रेड, तो रेड क्या हो रहा है? रेड जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है ना, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो अगर यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेक कर लूं एट दिस पॉइंट, तो अगेन यहां पर जो वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो हमेशा क्या होगी? वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई वाई, जो कि बराबर होगी वी cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, चाहे आप वेलोसिटी को यहां पर चेक करें, यहां पर चेक करें, यहां पर चेक करें, कहीं पर भी आप चेक कर लें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, थैंक यू, वी आई एक्स होगा। अच्छा, अब अगर हम इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें, तो देखें वर्टिकल वेलोसिटी ये क्या है? इस वाले पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी किसके बराबर थी? वी साइन थीटा के बराबर थी। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर है, क्योंकि यहां पर प्रोजेक्टाइल में ऑल द टाइम फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी के बराबर होगा, और टाइम टू टाइम है। तो यहां पर फाइनल फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस जी टी। तो किसी भी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने का ये फार्मूला है वर्टिकल। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही। अब सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है ना?
तो यहां पर भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है व्हाइल द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जरा चेक करें। हाँ ओके, तो आप लोगों ने देख लिया। ओके, एफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन। अच्छा, अभी तक तो हमने ये चीज स्टडी कर लिया कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर हमें गिवन है, तो हम किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकती है, किसी भी पॉइंट पर। नाउ व्हाट इफ अगर इस पॉइंट पर, लेट्स से इस वाली पॉइंट पर अगर आपको Vx एंड Vy कंपोनेंट आर गिवन, जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, तो अगर यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी गिवन है और आपसे ये पूछे कि बताओ भाई इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है और आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है किसी भी पॉइंट पर, तो इसको आपने हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस वर्टिकल ये वाला परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो v को फाइंड करने के लिए यहां पर हम ले लेंगे अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो इसमें आप मजीद फिर वैल्यू भी पुट कर सकते कि यहां पर आ जाएगा v cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा v sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, जो कि यहां पर आपकी बुक ने भी इस तरह मेंशन किया हुआ है। बुक में वेलोसिटी को v नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, इट्स टोटली ओके, चाहे आप v से रिप्रेजेंट करें या v नॉट से रिप्रेजेंट कर लें। ओके अच्छा, अब अगर हम यहां पर देख ले, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोजेक्टाइल को शूट आउट कर दे एक खास एंगल पर, तो आप स्टूडेंट्स इसमें जरा देखती जाइए कि हर एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो एंगल है ना वो चेंज हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं। हर एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो एंगल होगी वो चेंज होगी। तो मैं इसको रन कर देता हूं, जरा देखती जाए 1 2 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है हर एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का एंगल चेंज हो रहा है ना। जरा चेक करें, हर एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का एंगल चेंज हो रहा है। तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल को शूट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो सारी जिंदगी उसी एंगल पर जो है वो मोशन करता रहेगा। यू कैन क्लियरली सी है यहां पर देखिए एंगल जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ देखते जाइए। एंगल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जरा चेक कर दिया जाए तो आप देखें बिल्कुल पीक पॉइंट पर क्या होगा, बिल्कुल पीक पॉइंट पर एंगल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो साइन जो है वो साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, यानी इसका मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट इसलिए 0 है क्योंकि अब ये मजीद ऊपर तो नहीं जा सकता। अगर वर्टिकल कंपोनेंट होता तो ये ऊपर चला जाता। इस पॉइंट पर बिला प्रोजेक्टाइल कभी भी नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। अब अगेन क्या होगा, अब अगेन आपके पास जो है वो एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन अब जो है वो एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हमने एक चीज सीख लिया कि थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंगल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, एंगल चेंज होता जाएगा। नाउ इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सारे स्टूडेंट्स को अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है, जिस एंगल पर आपने इसको शूट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होल जर्नी में उसी एंगल को फॉलो करेगा। नो, हर एक पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है।
तो किसी भी पॉइंट पर एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन हम टेंजेंट थीटा की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकती है। ओके, तो टेंजेंट थीटा हमेशा बराबर होती है परपेंडिकुलर वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। इसको शिफ्ट कर दीजिए तो थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो फिर आप वी एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और वी वाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो जब आप वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी cos थीटा के बराबर था। तो अभी तक हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को स्टडी कर लिया, और अब हमने एंगल को स्टडी कर लिया। याद रखिए फिलहाल मैं थ्योरी कवर कर रहा हूं, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी करेंगे, इसके ऊपर हम एमसीक्यूज वगैरह करेंगे, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर आप स्टूडेंट्स को जो है वो चीज इंतहाई क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो वेलोसिटी से रिलेटेड अब हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है, नंबर 1, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू v cos थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वो अगेन v cos थीटा के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये वेलोसिटी ये दोनों बिल्कुल सेम रहेगी। इसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ये इसके बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स गिवन है तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और एंगल एट एनी इंस्टेंट तो ये बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेलोसिटी कंक्लूजन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हमेशा याद रखें कि 2 पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, 2 पॉइंट्स पर एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगी। मैं जरा चेक कर लूं कि मेरे पास कौन सी जगह खाली। 2 पॉइंट्स पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिस पॉइंट पर आप इसको शूट कर रही है, और एक बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड और एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये दोनों वेलोसिटी हमेशा सेम होगी और हमेशा मैक्सिमम होगी। हाँ, तो प्रोजेक्शन के वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उस टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और दोनों सेम होगी। हाँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट थ्रू द जर्नी, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 एट द मैक्सिमम हाइट। ये 0 होगी एट मैक्सिमम हाइट पर। कोई इसका रीजन बता सकता है कि वो 0 अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है? ओके, न से चालू शुरा ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, औरेगा तो ग्रेविटी से बाहर चला गया तो फिर वापस कौन ले आएगा? हाँ, वापस पे भी संगरा बोलू जरगा भी कहू संगा चल का करीवाला बस तेरा दा अख्तर तीर्श। तो देखे मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है। ये पॉइंट नोट कर दे कि मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ वी वाई 0 होगी, वी एक्स 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। और वर्टिकल वेलोसिटी इसीलिए 0 हो गई क्योंकि कंटिन्यूसली थ्रू आउट द जर्नी, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द जर्नी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द मेन रीजन कि वर्टिकल देखें, अगर देखिए हमने डेली लाइफ में भी देखा हुआ है। लेट से आप किसी को रोकना चाहते हैं तो हमने इसको पकड़ा हुआ है, वो इस तरह दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, फाइनली एक पॉइंट पर वो रुक जाता है क्योंकि हम इसके पीछे कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। सट न देरानी वो लेकर ना, और वो दौड़ रहा है लेकिन हम इसको फाइनली इसको रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? तो मैक्सिमम हाइट पर दो तीन चीजें नोट कर ले। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके बता देता हूं। मैक्सिमम हाइट पर 2-3 चीजें नोट कर दें। अल्लाह अकबर, वो तो वो वाला भी हमने रिमूव कर दी। देखिए मैक्सिमम हाइट पर वी वाई 0 होगी, वी एक्स 0 नहीं होगी, वी
जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो किसके बराबर होगी, वो Vx के बराबर होगी, यानी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर g क्या होगी, g की वैल्यू, g मैक्सिमम हाइट पर, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो g के बराबर होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर होगी। अच्छा, एट मैक्सिमम हाइट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होगा, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, या द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट वो 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो किस तरह है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, वो यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होगा, वो मैक्सिमम पॉइंट पर। ओके, सो अब यहां पर आप स्टूडेंट्स जरा चेक कर ले, मैक्सिमम हाइट पर जो एंगल है वो कितना है, वो एंगल जो है वो 90 है। तो यहां से हमने एक और चीज भी सीख लिया, और वो ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, ओके, वो 180 डिग्री भी हो सकता है, और वो इस सिनेरियो में 90 डिग्री भी हो सकता है। सो दोनों चीजें बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, सॉरी, 3 चीजें बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉइंट्स अबाउट मैक्सिमम हाइट। वर्टिकल वेलोसिटी इज द लोएस्ट एट द मैक्सिमम हाइट। सॉरी, वेलोसिटी जो है वो होल जर्नी में वेलोसिटी सिर्फ इस वाली पॉइंट पर क्या होगी, इस वाली पॉइंट पर सबसे लोएस्ट होगी, वेलोसिटी होगी लेकिन लोएस्ट होगी। इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी, वो लोएस्ट होगी। ठीक है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट आर नॉट जीरो, जस्ट मिनिमम ड्यू टू जीरो वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, अच्छा, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट या सबमिट पॉइंट भी इसको कहते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिटेल के साथ स्टूडेंट्स को बता दिया है। ठीक है, तो मिनिमम n इज इक्वल टू Vx, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। ओके, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम वेलोसिटी ये किसके बराबर होगी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो याद रखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी एक प्रोजेक्टाइल के पास Vx प्लस Vy होगी, डिवाइडेड बाय मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम Vx होगी। हाँ, सो दिस वाज द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अच्छा, अब यहां पर हम इस मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट मैक्सिमम हाइट। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। ओके, अब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है 1/2 mvx² है ना। अब यहां पर देखिए 1/2 m और vx किसके बराबर है, v² cos θ² के बराबर है या नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा बराबर होगी 1/2 mvx² cos² θ। नासिब अभी करो, इस तरह होगा ना। ओके, so kinetic energy is maximum at the point of projection and minimum at maximum height। kinetic energy at any point जो वो किसके बराबर होगी, वो इसके बराबर होगी। हाँ, इसमें आप मजीद पुटिंग कर सकते हैं 1/2 m, और ये v² किसके बराबर थी, v किसके बराबर थी, v जो थी वो बराबर थी √vx² प्लस vy² होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 1/2 mvx² प्लस vy², दे बराबर में भी करना, इसके बराबर होगा ना। हाँ, ओके, एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट एंड प्रोजेक्शन वेलोसिटी आर सेम। देखिए, इम्पैक्ट बेसिकली उस पॉइंट को कहते हैं जिसको वो टच करने वाला है, मतलब देखिए दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी, दो पॉइंट पर, एक ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, और ये सबमिट पॉइंट है ये वाला। तो ये सबमिट है,
ये प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है और ये इम्पैक्ट है देखा ना। तो इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। ठीक चलो, अच्छा, एट सब मिड पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द, अच्छा अब यहां पर जबरदस्त पॉइंट नोट कर दीजिए। लेट्स से इनिशियल पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं EI से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है लेट्स से इसको मैं EF से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होगी। इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो इस वाले पॉइंट पर 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन कौन सी वेलोसिटी है इस सिनेरियो में? Vx है ना, सिर्फ Vx है, क्योंकि Vy तो वैसे भी कट ऑफ हो गया। तो शाबाश, जरा इस वाले पॉइंट पर Vx की वैल्यू जरा पुट कर दे, तो 1/2 m ओके v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखे 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली उसके बराबर है ना। यहां पर देखे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं या मैं इसको नेक्स्ट पेज पर कर दूं। एक मिनट, हाँ 2.2 न दी मेरे पास जगह ही कम पड़ जाती है। देखिए मैंने आप स्टूडेंट्स को ये कहा है, मैं बेसिकली ये कह रहा हूं, इसके ऊपर MCQs भी आए थे। हाँ, इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को EF से मैंने रिप्रेजेंट किया और इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को रिप्रेजेंट किया। तो मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर है 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि बराबर है √Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फाइनली इस वाले पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन यहां पर वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, इसलिए वेलोसिटी के बजाय यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/2 mvx स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 1/2 mvx किसके बराबर है? v स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होगा ना। तो अब देखिए यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये किसके सॉरी ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर है? ये इनिशियल के बराबर है ना, 1/2 mv स्क्वायर। तो इसलिए यहां पर मैं पुट कर सकता हूं कि इनिशियल cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट वो किसके बराबर होगी? तो मैंने यहां पर लिख दिया कि फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ये बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी cos स्क्वायर इनटू थीटा। तो ये फार्मूले अब आप स्टूडेंट्स ने याद रखने हैं, ये वाले फार्मूले। अब सारे स्टूडेंट्स को अब क्लियर हो रहा है ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन? सारे स्टूडेंट्स को अब क्लियर है? तो यहां से ये वाले पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए है, दिस वन ओके। अच्छा, अब अगर आप द रेशियो ऑफ इन दोनों का रेशियो ले ले, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम द रेशियो ऑफ द मिनिमम टू मैक्सिमम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर होगी? तो ये आप खुद कैलकुलेट कर ले, ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। देखा ना, छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास नोट करते जाइए। Okay, now let's do some calculations. Okay, let's move on to some MCQs points. So, dear students, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a particle is projected with kinetic energy E at 30 degree to the horizontal. Okay, the kinetic energy at the highest point is. Dear students, ये कह रहा है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर शूट कर दिया है। तो जब हमने इसको 30 डिग्री पर शूट कर दिया है और इनिशियली इसकी वेलोसिटी E थी और काइनेटिक एनर्जी उसके पास E थी, तो बताइए कि मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी या नहीं होगी, ये बता दीजिए सर। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना। तो देखिए मैक्सिमम
मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम हाइट पर वो सबसे मिनिमम वेलोसिटी होगी, वो सबसे मिनिमम होगी, और वो किसके बराबर होगी? अभी मैंने अब स्टूडेंट्स को बता दिया कि इनिशियल, ओके, कि इनिशियल इनटू काज स्क्वायर थीटा। अभी मैंने इसकी डेरिवेशन कर ली। तो इनिशियल जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है काज स्क्वायर थीटा के साथ, बस। ओके, तो इसमें शाबाश जरा वैल्यू पुट कर दीजिए कि यहां पर आ जाएगा ई, और काज कितना है? 30 है ना, इसके ऊपर आपने होल स्क्वायर लेना है। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है, तो देखिए काज 30 किसके बराबर है? ये टेबल काइंडली अपने पास याद कर लीजिए। तो काज 30 बराबर है √3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं कि ई अपनी जगह पर आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा ई, ओके, 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब इसमें इस तरह भी आ सकता है कि अगर हम देखिए ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपने अब खुद कैलकुलेट करना है, होमवर्क आपका हो जाएगा। ओके, कि शाबाश आप जरा फाइंड कर दीजिए, अगर प्रोजेक्टाइल को हम 60 डिग्री पर शूट कर दें तो मैक्सिमम हाइट पर कितनी वेलोसिटी होगी? अगर हम इसको 45 डिग्री पर शूट कर दें तो मैक्सिमम काइनेटिक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी? तो ये आप डिफरेंट एंगल के लिए इसको कैलकुलेट कर ले। 60 के लिए आप कर ले, 45 के लिए आप कर ले, 90 के लिए आप कर दें, 0 डिग्री के लिए आप कर दें। ठीक है सर, स्टूडेंट्स को क्लियर है? ओके जी, तो इसमें अगर हम 0 डिग्री पर इसको शूट कर ले, अगर हम 0 डिग्री पर इसको शूट कर ले तो फिर क्या होगा? नाउ अल्लाह अकबर, आपको समझ नहीं आई? तो इतने पैसों पर तो बस इतना ही समझ आ सकता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। चले मैं आपको बता दें, देखिए ये कह रहे कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर लिया, बिल्कुल सही है। तो जब हमने इसको प्रोजेक्ट कर लिया है विद काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना, उस काइनेटिक एनर्जी को, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसको हमने ई का नाम देते, बिल्कुल सही है। और इसको हमने 30 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री पर हमने इसको शूट कर दिया है, बिल्कुल सही है। टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो है उसकी 30 डिग्री है, बिल्कुल सही है। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी या सेम होगी, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर कम होगी, तो कितना कम होगा या क्या होगी मैक्सिमम हाइट पर? तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इससे पहले अभी मैंने डेरिवेशन कर ली, वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, यानी इनिशियली जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ई थी ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है काज स्क्वायर थीटा के साथ, काज स्क्वायर थीटा के साथ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है, मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी? तो इंतहाई आसान है ना, मैं ई को मल्टीप्लाई कर दूंगा काज स्क्वायर थीटा के साथ। अब आपको क्लियर हो गया या नहीं? अगर हम, मैंने आप स्टूडेंट्स को ये होमवर्क दे दिया, अगर हम एक काम करें, और वो काम ये है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पर शूट कर दे तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर 45 पर कर दे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सॉरी, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर 90 पर शूट कर दे तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर 0 डिग्री पर कर दे तो फिर क्या होगा? 0 डिग्री पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, इनिशियली और फाइनली बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि वो तो हाइट पर जा ही नहीं रहा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होती। अब क्लियर है? चले नेक्स्ट वन। शाबाश, क्विकली।
यस, यहां पर आप स्टूडेंट जरा चेक कर ले, ये कह रहे कि अ बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड। तो देखिए सेम हाइट पर है, ओके, एक बुलेट को आपने इस तरह नीचे ये वाला इस तरह फ्री कर दिया और एक बुलेट को आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है उसको फायर कर दिया, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो बताइए कि दे विल हिट द ग्राउंड, अब कौन जल्दी पहुंचेगा ग्राउंड को, या सिमल्टेनियसली हिट करेंगे ग्राउंड को, या डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, या वन आफ्टर अनदर, या नन ऑफ दीज। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? सो देखे सिमल्टेनियसली, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होगा, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि ये कुछ ना कुछ रेंज कवर कर लेगा और ये बिल्कुल सीधा जाकर गिर जाएगा। बस इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि एक यहां पर गिरेगा और दूसरा यहां पर गिरेगा, लेकिन सेम टाइम पर वो पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों फ्री फॉल मोशन है। फ्री फॉल मोशन होंगे तो दोनों को सेम टाइम लगेगा सेम हाइट को कवर करने में। इनिशियल वेलोसिटी ने सिर्फ इतना किया कि इस बुलेट को यहां तक पहुंचा दिया, बस, वो और कुछ नहीं। वो ये नहीं कर सकता कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी, ये नहीं कर सकते कि वो ज्यादा टाइम के लिए हवा में रहे, नो, वो ये नहीं कर सकता। हाइट जो है वो सेम टाइम लगेगा। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दी तो मैक्सिमम इतना होगा कि चीज दूर गिर जाएगा, लेकिन गिरेगा तो वो सेम टाइम पर ही। ओके, नेक्स्ट वन। ओके जी, हाँ ओके। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली। ओके, बिल्कुल सही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है एक एरोप्लेन और उसने हॉरिजॉन्टली बम को ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल सही है। एट ए कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब ये कि अब एयर रेजिस्टेंस है, तो जब एयर रेजिस्टेंस होगा तो बताइए कि फ्लाइज इस बम की बात की जा रही है विद द एरोप्लेन। क्या ये बम एरोप्लेन के नीचे नीचे गिरेगा या फॉल टू द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन आगे चला जाएगा और ये जो बम है ना, जिस टाइम ये जमीन को हिट कर रहा है तो बम पीछे होगा और एरोप्लेन आगे जा चुका होगा, या ऐसा पॉसिबल है, या फॉल टू द अर्थ अहेड, यानी ऐसा है कि हालांकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है लेकिन बम जो है वो एरोप्लेन के आगे गिरेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? फॉल टू द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, जब ये बम जो है वो अर्थ को टच करेगा तो एरोप्लेन बिल्कुल इसके ऊपर होगा। तो शाबाश, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मैं आपको बता देता हूं, देखें, ये हमेशा याद रखें कि जब एरोप्लेन वेलोसिटी के कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इस एरोप्लेन के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, चाहे बम है, चाहे ह्यूमन है, चाहे चेयर है, चाहे व्हाटएवर एल्स, उन सब की वेलोसिटी इस एरोप्लेन जितनी होगी। अगर एक बंदे ने एरोप्लेन से जंप किया और एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो याद रखे कि वो एरोप्लेन के नीचे नीचे चलता जाएगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि वो ऑब्जेक्ट, देखिए एरोप्लेन यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो भी यहां पर ही होगा, लेकिन वो सिर्फ इतना होगा कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे चलता जाएगा। तो सेम स्पीड के साथ दोनों आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक ये बंदा ग्राउंड को हिट नहीं करता तब तक दोनों बिल्कुल एक दूसरे के नीचे नीचे होंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है? दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। वेलोसिटी सेम होगी तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी,
जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो जब ये जमीन को हिट करेगा तो जहाज है वो आगे जाकर फ्लाई कर रहा होगा। अब सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? इसकी एक एनिमेशन भी मैंने डिजाइन की थी, आई डोंट नो कि वो कहां पर है, चले मैं इसको सर्च कर लूंगा, ठीक है। सो अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो जिस टाइम बम ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम एरोप्लेन बिल्कुल इसके ऊपर होगा। ये कब होगा? जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा। अगर उसने एक्सेलरेटर दबा लिया तो फिर तो डेफिनेटली वो आगे चला जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती ना। नेक्स्ट वन, तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन प्रोजेक्ट्स ए कॉइन अपवर्ड्स। ओके, इसके पास एक आदमी है, उसके पास एक कॉइन है, उसने कॉइन को अपवर्ड पेइंग दिया है। ओके, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक बाल था, यस ये वाला बाल है। बाल आप कंसिडर करें किसी कॉइन को, इसने इसको इस तरह अपवर्ड पेइंग दिया, बिल्कुल सही है। फ्रॉम द गेट अप ए यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन। ओके, तो उसने क्या किया, यानी एक यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन है, ट्रेन के अंदर है या गेट पर है या वॉट एवर एल्स, उसने इस बाल को इस तरह पेइंग दिया या कॉइन को पेइंग दिया, और लेकिन ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ओके, सो द पाथ ऑफ द कॉइन फॉर द मेन विल बी, तो आप उसको किस तरह नजर आएगा? देखिए ये इस तरह की क्वेश्चन को आप कंसिडर करें, खुद ट्रेन में जाइए और कॉइन को ले लीजिए और इसको हवा में फेंक दीजिए, तो जब आप बाल को देखोगे ना तो डेफिनेटली आपको वर्टिकल नजर आएगा। लेकिन बाहर से जब किसी ट्रेन की तरफ देखेगा एक बंदा तो उसको इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगा। हाँ, तो इसको पैराबोलिक पाथ नजर आएगा। तो राइट नाउ इस बंदे के लिहाज से तो इसको वर्टिकल नजर आएगा। लेकिन अगर ट्रेन से बाहर कोई बंदा है, ट्रेन से बाहर कोई अगर बंदा है तो इसको किस तरह, ट्रेन से बाहर वाले बंदे को वो प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगा, तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगा इस बंदे को। सही देखा ना? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर इस लिहाज से इसका पैराबोलिक पाथ होगा। तो डिपेंड कर रहा है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आओ पैराबोलिक नहीं है, दासंगा चल दे, इसको जरा रिमूव कर दे। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हाँ, के द पाथ ऑफ द कॉइन फॉर द मैन विल बी। ओके, नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन में ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मतलब इतना कोई वो डिफिकल्ट है ही नहीं। देखिए, इन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल सही, विद ए स्पीड ऑफ द ड्रॉप ए फूड, उसने फूड को ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल सही है। व्हाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ दिस इतना मीटर, द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड, हाइट कितना है, हाइट कितना है, और यहां पर तो एरोप्लेन है ना, इसका फूड कंसिडर कर ले। हाइट कितना है? हाइट है 396 है, इतना है। तो आपने किस चीज को फाइंड आउट करना है? टाइम को फाइंड आउट करना है ना। और टाइम के लिए दो फार्मूले मैंने नहीं बताए थे कि या तो फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, अगर फाइनल नहीं, अगर डिस्टेंस गिवन है, तो क्या ये वाला फार्मूला मैं राइट नाउ यूज कर सकता हूं? राइट नाउ, क्योंकि ये तो भाई फ्री फॉल मोशन है ना, फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैं ये फार्मूले यूज कर सकता हूं, इसलिए ये फार्मूले आपको जबरदस्त तरीके से याद होनी चाहिए। तो शाबाश, जरा इस फार्मूले में पुटिंग कर दीजिए, इसमें क्या मुश्किल है? तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 396 और इसको डिवाइड कर दीजिए 10 के ऊपर, इसको डिवाइड कर दीजिए 10 के ऊपर, तो इससे क्या चीज आ जाएगी? तो इससे 9 सेकंड बन जाएगा। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है ये शॉर्टकट? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? तुम्हारा कंफ्यूज है कि कितना सिंपल है यार। आपको हाइट गिवन है, ओके, हाइट आपको गिवन है और आपने टाइम को फाइंड आउट करना है, बस
कितना सिंपल काम है। ये वैसे ही कहानियां उसने लिखी हुई है, चाहे वो जितना मर्जी स्पीड के साथ जाए, तो टाइम का ताल्लुक तो हाइट से है ना, स्पीड से तो नहीं है ना। स्पीड जो है वो तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, हमारा उससे क्या लेना देना। दैट इज द मेन रीजन कि अक्सर चीजें इंतहाई सिंपल होती है लेकिन आपको मुश्किल लग रही होती है। नेक्स्ट वन, particle A is dropped from a height and another particle B is thrown in the horizontal direction with the same speed from the same height. The correct statement is, so both particle will reach the ground simultaneously. This one is correct one. Okay, ये तो आसान है। Next one, particle move in a plane with constant acceleration in a direction from the initial velocity. The path of the particle will be, पैराबोलिक ये होगा। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक काफी है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।